नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। और आज हम यूपी टेट के जो हमारा सिलेबस में दिया गया टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और मानव शरीर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कि भोजन क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भोजन जो है वह पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को जो है वृद्धि, कार्य करने की शक्ति और विकास प्रदान करता है। तो भोजन, जैसा कि भोजन के बारे में आप सब जानते हैं कि भोजन तो आप सभी लोग ग्रहण करते हैं, और चाहे वह जीव हो, चाहे जंतु, मनुष्य, सब हर कोई जो है बिना भोजन का कोई जीवित नहीं रह सकता। जो सजीव प्राणी हैं, निर्जीव प्राणी जो है बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना भोजन के रहते हैं, लेकिन सजीव प्राणी कभी बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो भोजन जो है हमारा जो है वह पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करता है। वही हमारा क्या होता है, भोजन पदार्थ होता है या भोजन होता है। अब हम देखते हैं हमें जो है भोजन जो है इससे हमें वृद्धि होती है, हमारे शरीर की विकास होता है और ऊर्जा मिलती है। और ये जो है हमारे शरीर में तमाम तरह के प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सब वह हमें जो है भोजन के ही माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के जो हमारे स्रोत हैं वह है दो होते हैं भोजन के स्रोत। तो भोजन के हमारे दो स्रोत होते हैं। पहला देखा जाए तो हमारा एक है पादप और दूसरा है हमारा जीव जंतु। भोजन के हमारे दो स्रोत होते हैं, एक है पादप और एक है जीव जंतु। पादप से जो है हमें साग सब्जियां, फल और जो है अनाज, ये सब जो हमें पादप से मिलता है, पौधों से मिलता है। और पौधे अपना भोजन जो है सूर्य का प्रकाश लेकर के और पृथ्वी से यानी मिट्टी से खनिज लोड लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। और वो जो है उनसे जो हमें भोजन मिलता है, जो उनका फल होता है, उनकी पत्तियां होती हैं, उनके तने होते हैं, उनसे जो हमें भोजन पदार्थ मिलता है, भोज्य पदार्थ मिलता है, उसे हम पादप भोज्य पदार्थ कहते हैं। यानी जो हमें पादप से मिलता है, दाल हो गया और फल हो गए और जो हमारे सब्जियां हो गई, ये सब। अब जीव जंतुओं से भी हमें भोजन मिलता है, जैसे मांस हो गया और अंडा हो गया और घी हो गया, वसा। तो इस तरह से जो हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं, दूध भी हो गया, ये सब जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं पादप से फल के अंतर्गत हमारे जो पदार्थ है वो मिलते हैं। जैसे आम हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, सेब, ये हमें जो है पौधे से जो मिलते हैं वह फल के रूप में मिलते हैं। फल में जो होता है वह पौधे का पुष्प जो होता है, जब वह परिपक्व रूप से तैयार हो जाता है तो वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब बीज के रूप में देखते हैं। बीज में हमें गेहूँ हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, और ये सब जो है बीज के रूप में हमें मिलते हैं। और तीसरा हमारा हो गया जड़ें भी जब ज़मीन के नीचे जा कर के वह कुंद रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया। और पत्तियों में भी, पत्तियां देखा जाए तो सरसों हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, और एक बथुआ भी होता है, उसकी भी लोग चौराई होता है, और भी तरह की पत्तियां जिसका प्रयोग हम खाने में करते हैं। जो हमें साग भी बनाते हैं, सरसों की पत्ती का हो गया, पालक का हो गया, इन सब का। अब हम तना देखते हैं। तना के रूप में जो हमें भोजन प्राप्त होता है पौधे से, वह है आलू हो गया और गन्ना हो गया, प्याज हो गया, और कुछ मसाले भी प्राप्त होते हैं, जैसे हमारी अदरक हो गई और हल्दी हो गया, ये सब भी इसी से मिलते हैं। अब हम देखते हैं जो है कि हमारा जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन। तो जंतु से हमारे जो प्राप्त होने वाले भोजन है वह मांस हो गया, और यहाँ पे अंडे मिलते हैं, दूध मिलता है, शहद मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो है जंतुओं का भोजन क्या होता है। आइए तो अब हम देखते हैं जंतुओं का भोजन।
अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं जंतुओं का भोजन। जंतुओं का भोजन अक्सर जीव जंतु जो होते हैं वह पेड़ पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं वह पेड़ पौधे से उत्पन्न जो उत्पाद होते हैं, पत्तियाँ हो गई, डंठल हो गए और उनके फल हो गए, पुष्प हो गए, तो उसको जो है हमारी जो है गाय, बकरी, भैंस, हिरण और यहाँ पे गाय हो गई, बकरी, भैंस, हिरण और भी शाकाहारी जीव हैं जो उसे खाते हैं। अब हाथी भी हो गया मांसाहारी। अब देखते हैं मांसाहारी जीव। वो ये जो मांसाहारी जीव जो होते हैं वह जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। ये घास नहीं खाते हैं, ये शाकाहारी नहीं है। अब आते हैं सर्वाहारी, जो पौधे का और मांस दोनों खाते हैं। तो इसके अंतर्गत मनुष्य, कौवा, भालू और जो है ये सब आते हैं। कुत्ता भी आता है, परजीवी और अन्य परजीवी होते हैं जो अन्य जंतुओं के द्वारा पचाया हुआ भोजन होता है उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे गोला कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया। और मृतजीवी देखते हैं, मृतजीव। अब हम यहाँ पे देखते हैं मृतजीवी। मृतजीव जो है होते हैं अपघटित जीव होते हैं, इसे भी खाने के लिए बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये इन जीवों को खा करके साफ़ सफाई भी कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अगला है वह है जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन्स और जो मुख्य टॉपिक है हम देखते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का जो है उसके अंतर्गत जो अंग आते हैं उनसे कौन कौन से रस और कौन सी ग्रंथियाँ कौन सा रक्त स्रावित करती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य और जंतु के लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं वह 8 प्रकार के हैं। ये जो है इन भोज्य पदार्थों को मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी जो मनुष्य की विटामिन्स हैं और जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के शरीर के लिए उन सभी चीज़ों की प्रतिपूर्ति करते हैं। तो यह 8 भागों में बांटा गया है हमारा। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जल, विटामिन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज, लवण। अब यहाँ पे जो हमारा ये 2 भोज्य पदार्थ है जल और खनिज लवण, ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और शेष कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके बाद विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे खनिज तत्व हैं इनका जो है मनुष्य शरीर में जो है अधिभार तत्व के अंतर्गत आते हैं। अधिभार तत्व मतलब इनकी जो ज़रूरत होती है वह ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कैल्शियम हो गया जो हमें दूध, पनीर, हरी सब्जियों से मिलता है। कैल्शियम ना मिलने से हमारे शरीर में हड्डियों की दुर्बलता हो जाती है, दांतों का क्षरण होता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। फास्फोरस भी हमें दूध, मांस, अनाज से मिलता है या शरीर की वृद्धि में मुख्य सहायक है। अगर यह नहीं मिलता है तो शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, हड्डियों की दुर्बलता इससे भी प्रभावित होती है। कि पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जी, यानी हाई ब्लड प्रेशर की अगर इन सब की प्रतिपूर्ति नहीं होती तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना होती है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन हमें खाने वाले नमक से मिलता है। सोडियम भी हमें खाने वाला नमक से मिलता है। तो इसकी वजह से जो है भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन, ये समस्याएं हो जाती हैं। और जो हमारा सोडियम की वजह से जो होता है हाई ब्लड प्रेशर और भूख की कमी होती है। मैग्नीशियम ना मिलने से जो है हमें हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जो हमें अनाज, हरी सब्जियों से मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे अधिभार तत्व थे, खनिज तत्व के हमारे कुछ अधिभार तत्व थे। अब हम देखते हैं जो हमें कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। तो सूक्ष्म तत्व जो हमने अपने नोट्स में लिखा है वह है लौह होता है, फ्लोरीन होता है, जिंक होता है, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम। तो ये जो है बहुत सूक्ष्म तत्व हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं विटामिन। विटामिन जो देखते हैं, विटामिन देखा जाए तो हमारे शरीर को वह भी आवश्यक जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वह भी एक पोषक
तत्व है। तो आइए हम देखते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती है और विटामिन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए खनिज लवण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से विटामिन की भी हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे जो है हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए खोज किया। तो 1912 में एक फुंक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विटामिन की खोज की और इन्होंने इसका नाम विटामिन के रूप में रखा। अब हम देखते हैं कि अभी तक जो हमारे 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है और इस 20 प्रकार के विटामिन की खोज जो हमारी हुई है, इसमें हमारे 2 उपखंड में बांटे गए हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जल में घुलनशील जो हमारे विटामिन है वह विटामिन बी और सी है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन ए, डी, ई, के है। तो आइए हम देखते हैं कि जल में जो घुलनशील विटामिन हैं उनके बारे में, इन लोगों का नाम क्या है उसे देख लेते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है उसे देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं जल में जो हमारे घुलनशील विटामिन है उनका रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का पेंटोथेनिक अम्ल और B5 का निकोटीनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन हो गया, और H बायोटिन, और B9 फोलिक एसिड, और B12 हो गया साइनोकोबाल एमिन, और C हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वह कुछ हमें मल्टीविटामिन के कैप्सूल अवश्य देखते हैं, या तो राइबोफ्लेविन का देते हैं या फिर बायोटिन का देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का भी देते हैं, और तमाम तरह की जो ये हमारे रासायनिक नाम दिए गए हैं विटामिन के, इन्हीं के से संबंधित टैबलेट हमें देते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, B2 की कमी से किलोसिस होता है, और B3 से चर्म रोग होता है, और B5 से जो हमें पेलाग्रा एक बीमारी होती है जो हाथों में सूजन आ जाती है, और उस तरह की एक बीमारी होती है वो होता है, और B6 होती है रक्तक्षीणता, और नहीं कि जो है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। अब हम देखते हैं H जो है वह विटामिन H जो है बायोटिन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन H की कमी से यानी बायोटिन की कमी से हमें चर्म रोग भी होता है, और बालों का जो झड़ना प्रारंभ हो जाता है वह विटामिन H की कमी से होता है। इसके जो पूरक तत्व हैं वह चॉकलेट है, और यहाँ पे गेहूँ है, अंडा है, हरी पत्ती है, गुर्दा, मांस, जिगर, ये सब लगभग देखा जाए तो हमारे जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वह सभी विटामिनों की पूर्ति करते हैं। अब विटामिन जो है B9 है फोलिक एसिड, या रक्तक्षीणता, या भी रक्तक्षीणता की कम, अगर फोलिक एसिड के अगर मनुष्य के शरीर में कमी हो जाती है तो रक्तक्षीणता नामक बीमारी से वह ग्रसित हो जाता है। और साइनोकोबालेमिन भी, वह भी इसकी कमी होने से भी रक्तक्षीणता की बीमारी हो जाती है। और विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी जो है ये जो है विटामिन C होता है। इसकी प्रतिपूर्ति के हैं ये खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, टमाटर, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब जो है प्रतिपूर्ति करते हैं। तो ये तो जल में घुलनशील। अब हम देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, फिर इसके बाद हम रक्त समूह देखते हैं। हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन A रेटिनल, और इससे जो कमी से हमें आँख से संबंधित रोग होता है, रतौंधी हो जाता है, और आँखों की कार्निया, इन सब त्वचाओं पे जो है प्रभाव पड़ता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है, विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन E है जो है टेकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता और जननांगों की में कमी का रोग हो जाता है, यानी एक सब कमज़ोर हो जाती है। नेप्थोक्यूनिन, या चोट लगने पर जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, या विटामिन K होता है, इसके कमी से जो है जब अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो वह रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता। तो इन सभी का जो हमारे स्रोत हैं
पूर्ति के। तो सारे हमारे भोज्य पदार्थ हैं, वह चाहे वह पादप से प्राप्त होने वाले हों या चाहे जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले हों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम कुछ नोट्स लिखे हैं जो है आप लोगों को ऐसे मौखिक रूप से बोल देते हैं, देख करके आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो हो सकता है क्या पता इसमें से एग्जाम से में 1 या 2 अंक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब हमें जैसे विटामिन जो हमारा होता है इनोसिटाल, ये विटामिन की कमी से गंजापन रोग होता है। और किस विटामिन से कैंसर, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो B17 विटामिन जो होती है वो हमारी एंटी कैंसर होती है। मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं? तो विटामिन डी और ई, यह जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। विटामिन डी हमें जो है सूरज की रोशनी से भी मिल जाता है। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति होती है? तो राइबो जो फ्लेविन है, इसकी कमी से मनुष्य में जो है भूलने की भी बीमारी होती है। और किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते? तो विटामिन सी और विटामिन जो के है नेप्थोकिनिन, इससे भी रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता, तो घाव हमारा जो है नहीं भरता। तो विटामिन सी से जो है मुख्य रूप से देखा जाता है विटामिन सी की वजह से रक्त का। तो किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते? तो विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते। संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन की उपमा है? तो विटामिन ए जो है वह संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। मानव के हाथ में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन B1, B6 तथा B2। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता? ये तो हम बताएं विटामिन सी हो गया। और किस विटामिन की कमी के से जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमज़ोर हो जाती है? तो वह विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होती है। संक्रमण रोधी विटामिन जो है हमारी विटामिन ए है। किन्हीं 2 विटामिन का नाम? जो हमारे जो 2 विटामिन से वह डी और ई, नियामिन, ये जो हमारे शरीर में बनते हैं, डी और ई। चावल के धोने से जो है B2 यानी थायमिन जो B1 थायमिन जो हमारा विटामिन है वह चावल को अगर हम धो करके खाते हैं तो B1 जो विटामिन थायमिन है वह नष्ट हो जाता है। बेरी रोग जो है तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों का कार्य बिगड़ता है। और अनाज के छिलके से मुख्यतः हमें विटामिन B1 मिलता है, थायमिन मिलता है। विटामिन जी किस विटामिन की एक अन्य संज्ञा? राइबोफ्लाविन जो है विटामिन B2 वह विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का नेप्थोक्विनोन यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखते हैं अब तक लगभग कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? तो लगभग 25 विटामिन लगभग ज्ञात हो चुके हैं। और बांझपन रोधी विटामिन जो है इसकी कमी से टैकोफेराल होता है, जो इसकी कमी से बांझपन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन D3 तथा D2 कैल्सीफेराल और आर्गिक कैल्सीफेराल के नाम से जाने जाते हैं। विटामिन ए का पूर्ववर्गी क्या है? कैरोटीन। जिरेप्थोल्मिया और रिनोडर्मा निकैटोलेपिया किस विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं? तो यह विटामिन ए के कमी से होने वाले हैं। जीरोथैल्मिया जो है, जिरेप्थोल्मिया बोलते हैं इसे। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन से विटामिन नियंत्रित करता है? तो वह है विटामिन डी। अब हम देखते हैं सीलियक रोग जो होता है वह विटामिन 3 की कमी से होता है। नियासिन विटामिन की अन्य उपमाएं भी दी गई। निकोटीनिक अम्ल को नियासिन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायराडॉक्सिन है। फोलिक एसिड का जो है इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारे रक्त हैं वो उसके कितने प्रकार हैं और कौन प्रतिजन है, कौन एंटीबॉडी है। आइए देखते हैं। दोस्तों रुधिर वर्ग की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन अथवा एंटीबॉडी ए तथा बी होती है। तो जिस रुधिर की लाल कणिकाओं पर एंटीजन ए होता है उसकी एंटीबॉडी ए स्मॉल ए नहीं होती, और जिस रुधिर कणिकाओं का में एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी नहीं होती। इन्होंने रक्त समूह को 4 वर्गों में विभाजित किया है। रक्त वर्ग ए और वर्ग बी, वर्ग ए बी और वर्ग ओ। ये हमारे क्या है?
दाता हैं और ये हमारे प्रापक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका वर्ग जो है ए है। ए एंटीजन जो है इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है और इसमें भी होता है, वर्ग ए बी में भी होता है। अब हम देखते हैं बी जो है हमारा वह बी में पाया जाता है और ए बी को अपना रक्त दे सकता है, और ए बी जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ओ जो है हमारा ब्लड जो ग्रुप होता है वह सभी को दे सकता है। तो दोस्तों यह था हमारा रुधिर वर्ग का ये चार्ट। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं उनसे कौन सी ग्रंथियाँ कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, और उनसे उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं उसको देख लेते हैं। और उसके बाद हमने कुछ नोट्स में और चीज़ें लिखी हैं वो आपको बता देते हैं। हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है।